नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना की रफ्तार कहां तक जाएगी? वो दिन कौन सा होगा जब नए केस कम होने शुरू हो जाएंगे और हालात फरवरी के पहले हफ्ते की तरह हो जाएंगे? ऐसे सवाल हर किसी के मन में हैं। जिसे कोरोना हुआ है उसे भी, जो बचा हुआ है उसके मन में भी। लेकिन इन सवालों का जवाब इतना आसान नहीं है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने पूरी रिसर्च की है। उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट हमने तैयार की है। कब से थमने लगेगी कोरोना की लहर? देखिए रिपोर्ट। गाड़ी में पड़ी रही, मतलब पड़े रहे, उनकी पल्स गिरती रही। एक डॉक्टर ने अंदर से आके उनकी पल्स चेक नहीं करी। उनको ऑक्सीजन का उसी टाइम सर्वाइव करते तो वो जिंदा होते आज। कल भी आए थे, बहुत बुरा हाल है सर। यहाँ पे कोई पेशेंट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ना बेड है ना ऑक्सीजन है, कहीं पे ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। कोई देखने वाला कहीं कुछ नहीं है, सब परेशान है। वायरस की सुनामी में पहले तो टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। टेस्ट हो जाए तो फिर रिपोर्ट के लिए इंतजार, और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो इलाज की लंबी कतार। सवाल है कि कोरोना की ये सुनामी कहां जाकर खत्म होगी? देश में कोरोना का चढ़ता ग्राफ कब कंट्रोल में आएगा? इलाज और ऑक्सीजन के लिए लोग कब तक दर दर भटकते रहेंगे? अनिश्चितता के माहौल में फिलहाल हर किसी के मन में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। आज ऐसे तमाम सवालों के जवाब देश के 4 बड़े डॉक्टर की जुबानी आपको सुनाएंगे, ताकि कोरोना को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल बाकी न रह जाए। इन 4 डॉक्टर्स में सबसे पहले हैं देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय अस्पताल दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दुनिया के बड़े हार्ट सर्जन में से एक डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के एमडी हैं। तीसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, और चौथे डॉक्टर हैं एम्स के एचओडी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर नवीद विक। कोरोना की सुनामी में सबसे बड़ी समस्या आ रही है दवाइयों की कमी को लेकर। शहर शहर ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर जैसे कुछ खास इंजेक्शन का बाजार से आउट ऑफ स्टॉक होना। लेकिन सवाल है कि इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना के किन मरीजों को है? सुनिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया इस पर क्या कह रहे हैं। एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है वो जनता में है, एक टाइप की घबराहट है, और इस घबराहट के कारण लोगों ने कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे शॉर्टेज भी हो रही है और एक टाइप का अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 to 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है, और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं। और 5% से कम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ज्यादा तेज दवाई देने की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। कोरोना की दूसरी आंधी में अगर सबसे ज्यादा किल्लत किसी चीज की हो रही है तो वो है प्राणवायु वाला ऑक्सीजन। जो मरीज अस्पताल में एडमिट हैं, उनके परिजन भी ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, और जो मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ रहा है। महामारी से पहले देश में हर रोज 1000 से 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई, जबकि दूसरी लहर की सुनामी में ऑक्सीजन की डिमांड हर रोज 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है,
तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट मिनट लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलों को वैज्ञानिक यूं ही सुनामी का नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तेजी से अप्रैल के महीने में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है वो किसी ग्लेशियर के टूटने जैसा है, जिसका ना तो कोई पहले से अनुमान लगा सकता है और ना ही कोई वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। देखिए 4 अप्रैल को देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस आए। 10 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को नए केस की संख्या डबल हो गई और 20 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को ये फिगर करीब 3.5 गुना हो गया। सवाल है कि ये सुनामी कहां जाकर थमेगी? देश में कोरोना का फिगर कब कंट्रोल में आएगा? आखिर दूसरी लहर में वायरस इतना बेकाबू क्यों हो गया? सुनिए इस पर मेदांता हॉस्पिटल के एमडी और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट नरेश त्रेहन क्या कहते हैं। कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है, क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई। अब सवाल है कि कोरोना की दूसरी लहर में नए वेरिएंट वाले वायरस का इलाज क्या है? क्या रेमडेसिविर पास में होना कोरोना के पक्के इलाज की गारंटी है, या फिर जिन्हें खुशकिस्मती से ऑक्सीजन मिल गई उनकी सांसों पर कोई संकट नहीं? वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस के एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। नई लहर की सुनामी में जितनी तेजी से नए केस बढ़े वो किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराने के लिए काफी हैं। कोरोना की पहली लहर में यूरोप के कई देश इसका उदाहरण हैं। सुपर पावर अमेरिका तक पहली लहर की सुनामी रोक नहीं पाया। हालांकि हिंदुस्तान में कोरोना की सुनामी रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी
जहां हम लोग RT-PCR टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज़्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने PPE किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो ट्रैकिंग टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक या वो बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन, तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया। और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में, वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। एयरफोर्स के विमान भी ऑक्सीजन टैंकरों को उनके मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटों में केंद्र ने कई अहम फैसले लिए हैं। अमेरिका से 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सरकार मंगा रही है। शनिवार को स्पाइस जेट ने हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचाए। अगले कुछ दिनों में स्पाइस जेट 10,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंचाएगी। सरकार ने सिंगापुर को 20-20 टन के 24 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों के ऑर्डर दिए हैं। शनिवार को सिंगापुर से 4 टैंकर दिल्ली पहुंच भी गए। ITC कंपनी ने भी ऐसे 24 कंटेनरों का ऑर्डर दिया है। जर्मनी को भी सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बड़ा ऑर्डर दिया है। मतलब तैयारियों का ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है कि इसके जमीन पर उतरते ही न तो दवाइयों की कमी होगी और न ही अस्पतालों में हर घंटे ऑक्सीजन के काउंटडाउन वाली स्थिति आएगी। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें। अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है और पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है। और उसके बाद जितने भी हम खुद लोग हैं, जितने भी आम जनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सबको इस जिम्मेवारी को निभाना है। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएं? 2020 में तो हमने इस पे बहुत बढ़िया से काम किया, बहुत बढ़िया से इसको बचाया। इतने सारे कैंपेन हुए, इतनी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, इतनी ऑक्सीजन, इतने वेंटिलेटर, इतने बेड्स हमने क्रिएट किए, जिसके कारण आज हम कुछ हद तक उन चीज़ों को संभाल पाए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें शहरों को और गांवों को बचाना है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना की दूसरी लहर को रोका कैसे जा सकता है।